होना चाहिए। नमस्कार, बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। देश में उत्सव का माहौल चल रहा है, फिर शुरू हो गया है। चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। कश्मीर इतने दिनों के बाद वहाँ पर चुनावी प्रक्रिया, विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। हमारे देश में कभी न कभी कहीं न कहीं चुनाव होता ही रहता है और हमारे प्रधानमंत्री जी घूमते रहते हैं। देश में घूमते हैं, विदेश में घूमते हैं, केवल घूमते ही रहते हैं। लेकिन हमारे देश का एक अभिन्न अंग है पूर्वोत्तर भारत, और पूर्वोत्तर भारत में हम खास करके जिक्र करेंगे मणिपुर का, जहां विगत डेढ़ साल से वहां पर आग लगी हुई है। गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। लोग मारे जा रहे हैं, बम चल रहे हैं, पटाखे फूट रहे हैं और ड्रोन से हमले हो रहे हैं। बंकर नष्ट किया जा रहा हो रहा है कि बंकर वहां पर उग्रवादी आ गए हैं, बंकर नष्ट किया जा रहा है। और वहां का मुख्यमंत्री उसी समय इस्तीफा दे दिया था कि हमसे नहीं संभल रहा इस्तीफा, लेकिन हमारी केंद्र सरकार वहां कह रही है कि नहीं नहीं, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आप बने रहिए, आप चलते रहिए। ये स्थिति है। वहां पर खास करके दो समुदायों को भिड़ा दिया गया है आपस में। हालांकि वहां पर खास करके तीन समुदाय है, नागा है, कुकी है, मैतेई है। लेकिन कुकी और मैतेई के बीच एक खूनी जंग इस समय चल रही है और हम तो ये कहेंगे कि कहीं न कहीं से हमारी केंद्र सरकार उसको बढ़ावा दे रही है। अब उसमें इनका कौन सा राजनीतिक हित साधन हो रहा है, ये समझ से परे है। जबकि वो इलाका ऐसा है कि वहां पर चीन सीधे सीधे उसकी गिद्ध दृष्टि लगी हुई है और किस तरीके से उसको विखंडित करे, और पूरे पूरे पूर्वोत्तर भारत पर उसकी आंखें लगी हुई हैं, खास करके मिजोरम पर, अरुणाचल प्रदेश पर आंखें लगी हुई हैं। लेकिन हमारे मंत्री जी कहते हैं, हमारे मंत्री जी क्या कहेंगे, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं नहीं नहीं, कहीं कोई अतिक्रमण नहीं है, कहीं कोई नहीं आ रहा है, सब बहुत बढ़िया है, देश में अमन चैन चल रहा है। लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति चल रही है कि वहां पर ये पूरी दुनिया के पैमाने पर उसकी थू-थू हो रही है कि वहां किस तरीके से मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, खास करके स्त्रियों के साथ यौन शोषण हो रहा है। वहां औरतों को नंगा करके घुमाया जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है और एक बड़ी आबादी आज की तारीख में निर्वासित जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य हो गई है। अपने घरों से बाहर उसको शरण लेना पड़ रहा है। ऐसी हालत में अभी जो स्थिति आई है, एक तो पूर्वोत्तर भारत का कोई समाचार इधर आ नहीं पाता है, और आता भी है तो छन छन की आता है, और छन छन के आने में पूरी बात साफ तरीके से आ नहीं पाती है। अभी परसों था कि कुकी मैती समुदाय में भीषण युद्ध हुआ और कुकी लोगों ने वहां मांग किया है राज्यपाल से। राज्यपाल वहां पर हमारे बनारस के ही लक्ष्मण आचार्य जी हैं, उनके यहाँ मांग की कि हमारे लिए एक अलग से प्रशासनिक व्यवस्था की जाए। वहां के मुख्यमंत्री तत्काल वहां पहुंचे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये कहीं न कहीं से विखंडन को बढ़ावा होगा। ये तो लोग अलगाववाद की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी कल का समाचार आया है कि वहां पर भयंकर अराजकता है। वहां पर बच्चे जुलूस निकाल रहे थे और ये कहा जा रहा है कि राजभवन पर उन्होंने पथराव किया है। ऐसी स्थिति है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को फुर्सत नहीं है, केंद्र सरकार को फुर्सत नहीं है कि उस पर उसका संज्ञान ले सके। आज हम अपने पूरे देश की चिंता के साथ, मणिपुर की चिंता के साथ हम उसमें शामिल हैं और आज हम उसी पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं। हमारे साथ आज शामिल होने वाले हैं मणिपुर से खोंड्रम ज्ञानेश्वर जी। आप ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के आप नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हमारे साथ वहाँ के वरिष्ठ पत्रकार बीरामणि वैष्णव जी वहाँ से शामिल होने वाले हैं, उनका भी स्वागत है। लेकिन अभी वो लोग जुड़े थे, उनका कहना है कि आज सरकार की तरफ से आदेश निकला है कि 3 बजे के बाद नेट नहीं रहेगा। अभी फिलहाल जब हम शुरू कर रहे थे तब तो जुड़े थे, अब देखते हैं क्या स्थिति उनकी बन पाती है, उनकी बात आ पाती है, नहीं आ पाती है। हमारे साथ अरुणाचल प्रदेश से ये जुड़ने वाली थी निया तापो जी। अब उनकी भी स्थिति पता नहीं क्या होगी, लेकिन हमें खुशी है कि पूर्वोत्तर भारत का जो प्रमुख समाचार है,
पूर्वोदय भारत, उसके संपादक मेजर रविशंकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ अभी फिलहाल जुड़े हुए हैं बम्बई से डॉक्टर सलीम खान साहब, और जुड़े हैं ये पंजाब विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर मोहम्मद खालिद जी। आप सबका स्वागत है। तो अभी हम भक्ति राही जी, वहाँ की स्थितियाँ तो बड़ी विषम है, और गांधीवादी आंदोलन भी, गांधीवादी कार्यकर्ता भी वहाँ लगातार काम करते रहे पूर्वोत्तर भारत में। बड़ा गहन, ये बड़ा सघन काम हो रहा है, और खास करके टीकन जी तो लगातार हम लोगों के वो संपर्क में रहते हैं। अभी अभी दैनिक में ये पूर्वोदय के संपादक थे, वो अभी अभी वहाँ से यात्रा करके लौटे हैं, दौरा करके लौटे हैं। उन्होंने थोड़ी सी तस्वीर यहाँ रखी, लेकिन असली तस्वीर तो मणिपुर का ही आदमी जो वहाँ पर भुगत भोगी है, जो वहाँ लगातार रह रहा है, वही रख सकता था। लेकिन उनकी आवाज़ शायद हम लोग तक नहीं पहुँच पाएगी। आज 3 बजे से इंटरनेट बंद कर दिया गया, बल्कि वो दोनों साथी शुरुआती दौर में किसी तरीके से जुड़ गए थे, लेकिन अभी अभी उनका फ़ोन आया कि नहीं सर, हम लोग जुड़ नहीं पाएंगे, हमारे यहाँ वो नेट बंद हो गया है। तो आप इस पूरी घटना को आप कैसे देखते हैं, और खास करके नारी वंदन और कौन कौन सा अभियान लेकर के लोग आए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और क्या क्या, और देश के पैमाने पर तो जो हो रहा है हो ही रहा है, लेकिन मणिपुर में से इतनी शर्मनाक घटनाओं के बाद, घटनाओं का लगातार सिलसिला चल रहा है, और एक दिन 2 दिन नहीं, 1 महीना 2 महीना नहीं, अब तो साल दर साल की बात हो रही है। ऐसी हालत में क्या हमारे प्रधानमंत्री जी, आपके प्रधानमंत्री जी तो हमारे बनारस के सांसद भी हैं, तो हम लोगों का और भी हम लोग उससे शर्मसार होते रहते हैं। क्या हमारे प्रधानमंत्री जी के भारत के नक्शे से मणिपुर गायब हो गया है क्या? पूर्वोत्तर भारत गायब हो गया है क्या, जागृति जी? धन्यवाद तिवारी जी। सभी पैनलिस्टों को नमस्कार, और बहुजन संवाद के दर्शकों को भी नमस्कार। बहुत ही गंभीर और बहुत दुखद मुद्दे पे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मणिपुर एक छोटा सा स्टेट हमारा, वो लगातार हिंसा का शिकार है महीनों से, या कहें तो एक लगभग साल पूरा होने आ रहा है। और जिस तरह की हिंसक घटनाएं वहां हो रही हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। तो और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम जिस सरकार से उम्मीद कर रहे हैं, वो वही हाल है कि जब रखवाला ही जो है, जब बाढ़ बाढ़ जो है खेत खाने लगे, तो किससे आप रखवाली की उम्मीद करते हैं? तो ये स्थिति है। मैं जो समझ पा रही हूँ, मैं पिछले 2-3 बार भारत जोड़ो आंदोलन की तरफ से मणिपुर को लेकर के हम लोग मीटिंग में, और वहाँ जो रिपोर्ट्स आई हैं, उसको लेकर के मैंने चर्चा में भाग लिया। और हर्षमंदर जी, सईदा हमीद जी और त्रिपाठी जी हैं, वो लोग गए थे वहाँ पे, और उन लोगों ने डिटेल रिपोर्ट्स बनाई। फिर उसके बाद 2 बार राहुल जी विजिट करने गए। तो उन सारी रिपोर्ट्स को जब हम लोगों ने सुना और देखा, वहाँ की स्थिति की भयावहता का अंदाज हुआ, तो रूह काँप गई वहाँ पे। और एक पूरा पैनल हम लोग भी जाना चाहते थे वहाँ कि काम करने के लिए, लेकिन कोई एक्सेस नहीं बन पाया, और ना सरकार की तरफ से हम लोगों को इजाज़त मिली वहाँ जाने की। नॉर्थ ईस्ट की अपनी जो पूरी, मैं मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल तक और भूटान बॉर्डर तक कई बार जाने का मौका मिला, क्योंकि एक पूरी लेगेसी रही है नॉर्थ ईस्ट में जेपी के और गांधी के लोगों के वहां जाकर काम करने की। मुझे मालूम है, मेरे परिवार से संबंधित रहे हैं। 2 नाम मैं लेना चाहूँगी यहाँ पे, उनको याद करते हुए बात रखूँगी। नटवर ठक्कर जी आदिवासियों के बीच में अरुणाचल में उन्होंने पूरी ज़िंदगी बिताई, उनको पद्मश्री, जमनालाल बजाज पुरस्कार वग़ैरह मिले। और वो गांधीवादी तरीके से और रहे। उसके बाद दूसरा नाम है रविंद्रनाथ उपाध्याय जी का। बनारस और बलिया दोनों जगह से उनका संबंध था, लेकिन वो उन्होंने भी पूरी जिंदगी नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में खास करके बॉर्डर इलाकों में और पीस के लिए, खादी के काम के लिए पूरी जिंदगी लगाई। और नागालैंड को जब देश में शामिल करने की और सारी कवायद जब हो रही थी, तो जयप्रकाश जी का उसमें बहुत बड़ी भूमिका रही। शांति सैनिक के रूप में हमेशा से वहां की हिंसा में और चीजों को ठीक करने में गांधी के लोग शामिल रहे हैं। काफी हम लोगों का नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में जाना आना हमारे पिताजी का या घर परिवार के लोगों का रहा है।
तो मैं जो देखी हूँ जितनी विविधता है वहाँ पे, जिस तरह से हर जगह आदिवासी समुदाय अलग-अलग, अलग-अलग, हर 2-4 गाँव के बाद आपको वहाँ कुछ ना कुछ अंतर मिलेगा उनका, और उस चीज़ को वो बहुत ओन करते हैं। आदिवासी समुदाय अपनी चीज़ों को लेके बहुत पर्टिकुलर है, और वो लोगों के बीच में जिस तरह की उनकी समझदारी है और जिस तरह का कल्चर है, उन सब चीज़ों को सँभल के हैंडल करने की ज़रूरत होती है। फिर वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बॉर्डर इलाका है हमारा, जो चाइना से, म्यांमार से, बांग्लादेश से, तमाम देशों से जिसकी सीमा मिलती है, और जहाँ पे कहीं न कहीं बहुत इंसर्जेंसी और वायलेंस का भी सिचुएशन रहा है। उन सब परिस्थितियों को हैंडल करने के लिए जिस तरह की समझदारी होनी चाहिए, वो इस 10 साल में इन मोदी सरकार में बिल्कुल भी नहीं दिखाई दी। उल्टा इनकी जो भूमिका रही है मणिपुर की प्रॉब्लम को अगर फोकस करके बात करें, तो हिंदू वर्सेस आदिवासी, ईसाई, ये कुल मिला के प्रॉब्लम की जड़ में सोच रही है। और हिंदू वर्सेस आदिवासी यानी ईसाई के साथ जो है वो व्यवहार किया जाए, इसके लिए वहाँ पे वो मैतेई और कुकी नागा जो बाकी लोग हैं उनके साथ जो है झगड़ा पैदा किया गया और उसको बढ़ावा दिया गया। और ऐसा नहीं है कि मणिपुर में ये हुआ, नॉर्थ ईस्ट के और स्टेट्स में भी आप ध्यान से देखेंगे ना, हर जगह आपको ये प्रॉब्लम देखेगी। आसाम में उन्होंने एनआरसी की शुरुआत करके लोगों को, लाखों लोगों को जेल में डालना और जो क्रूरताएं की हैं सालों तक, वो भयानक है। जो लोग, मैंने उस पे भी रिपोर्ट देखी है, और जो मुकदमे और वहां जिस तरह से परिवार के परिवार जो है साइलम में डाल दिए गए, जिसकी वजह से एनआरसी का आतंक पूरे देश भर में फैला, वो आसाम में भी आप देखिए कि उसी तरह की चीज हुई, हिंदू मुसलमान किया गया। आप देखिए नागालैंड में और तमाम जगहों पर इस तरह की वायलेंस हो रही है। डोकलाम का मामला अब हम भूलना नहीं चाहिए। तो बैकग्राउंड तैयार हो रहा था, मणिपुर पहला उदाहरण नहीं है। मणिपुर के पहले से नॉर्थ ईस्ट को एक कहते हैं ना संघ की प्रयोगशाला के तौर पर कहीं ना कहीं डेवलप किया गया, और वहां पे इस तरह से काम इन लोगों ने किया। आप देखें वहां की लोकल पॉलिटिक्स को में जो पार्टियां थी उनके साथ रह के, उनके कंधे पे चढ़ के, या पूरी सरकार को हाईजैक करके, चाहे वो कांग्रेस की ही हो या और किसी की हो, हाईजैक करके इन लोगों ने अपनी घुसपैठ बनाई वहां पे। इनका कोई पहचान नहीं था, कहीं न कहीं ये एग्जिस्ट नहीं करते थे। लेकिन जाने के बाद इन्होंने डिवाइड एंड रूल वाला जो इनका हमेशा से रहा है, वो उनको वहां उसके लिए बहुत फर्टाइल लैंड मिला, क्योंकि विविधता बहुत ज्यादा है और छोटे छोटे स्टेट्स हैं। और आप देखिएगा कि पूरा का पूरा डोकलाम का मामला, जो चिकन नेक का मामला है, वो सुरक्षा से भारत के जुड़ा है, और वो पूरी नॉर्थ ईस्ट को भारत से जोड़ने वाली वो जो पतली सी बॉटल नेक है, उसके अंदर चाइना की जो घुसपैठ है, वो सवाल बड़ा सवाल था, वो कहीं छुप गया, वो दब गया, वो चर्चा में नहीं है। और अभी सब लोग परेशान हैं कि मणिपुर में इस तरह से हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन कान में जैसे लगता है कि रुई ठूस करके हमारे प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, उनके जो लोग हैं, राष्ट्रपति को वहां जो महिलाओं की दुर्गति है उस पर कोई चिंता नहीं होती, उस पर नहीं बोलती हैं वो। उसके बाद वहां जो वो लोग आके दिल्ली में कैंप कर रहे हैं, जो वहां से कैंपों में है, वो तो है ही, दिल्ली में हजारों लोग आकर के रह रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी जान बचानी भारी पड़ रही है। लेकिन वहां पे ध्यान देने के लिए कोई नहीं जा रहा है, राष्ट्रपति को नहीं चिंता। और एक हमारी बनारस के महानुभाव हैं जो वहां पे राज्यपाल बना के बैठाए गए हैं, जो पहले यहाँ ज्योतिष का काम करते थे संकट मोचन मंदिर के बगल में, उनका अभी भी ऑफिस खुला हुआ है। हाथ देख के हम लोग मतलब पैसा लेके बताते थे, लक्ष्मण आचार्य जी। वो लक्ष्मण आचार्य नहीं है, मतलब ये दूसरे हैं। क्या नाम है, तो ये लक्ष्मण मतलब आचार्य जो है। भी है, तो इस तरह के लोग राज्यपाल बना के भेजे जाते हैं ऐसी जगहों पर। और उसके बाद जो है ये स्थितियां इतना मतलब बिल्कुल इनकम्पिटेंसी दिखाई देती है पूरी तरह से। अभी कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुआ कि मणिपुर में बैठ करके चीफ मिनिस्टर, जिनके ऊपर लगातार हिंसा को रोक ना पाने और इवन बढ़ावा देने का, एक तरफा काम करने का आरोप है वहां के लोकल लोगों का ही, स्थानीय नेताओं का, इवन बीजेपी के खुद के साथ में रहने वाले सांसदों विधायकों का, उन लोगों को ना सुनते हुए उनका वीडियो ये वायरल हुआ कि वो खुद कह रहे हैं कि अच्छा, यहाँ पे तुम लोगों ने, अमित शाह जी आए थे और ये पता चला कि उन्होंने हथगोले फेंके हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये बम वम मत पटको भाई लोगों के ऊपर। और इस तरह का ये वीडियो मैंने अपने से सुना, आवाज उनकी, और बहुत उसको
पार्लियामेंट में लोगों ने बताया और इस तरह से चर्चा हुई, तो जिन जिन चीफ मिनिस्टर को हटाने की बात की जा रही है, लगातार ये कहा जा रहा है कि सेना की मदद लेने की जरूरत है, और ये बायस होकर के एक तरफा इनकी जो पुलिस है वो काम कर रही है, जानबूझ करके एक तरफा काम किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस में ज्यादातर मैतेई लोग हैं इस तरह के। तो इतना खुल्लम खुल्ला आरोप हो रहा है, उनके इस्तीफे की मांग लगातार विपक्ष करता आ रहा है, लेकिन उनको इस्तीफा नहीं दिलाया गया, और एक बिल्कुल लोगों को मतलब कहते हैं ना कि उनके रहमो करम पे छोड़ दिया गया, और वो हंसते हुए ये बता रहे हैं कि हम भाई ये बता के नहीं किया जाता है, और बंदूक चलाने के लिए और ये सब करने के लिए किसी को दिखना नहीं चाहिए कि ये सब हो रहा है। इस तरह का वीडियो बातचीत का उनका वायरल हुआ। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है, और इसलिए भी गंभीर मामला है कि वहाँ जो लाखों लोग हैं उनकी जान की आज भी हालत ये है कि इस देश में एक स्टेट में लोग अपने आपस के झगड़ों की वजह से एक दूसरे गांव के लोग जो है मतलब सीमाएं बन गई हैं और बंदूकें लेके पहरे दे रहे हैं, और कोई उधर से नहीं आ सकता, इधर से नहीं जा सकता। एक स्टेट के अंदर अलग अलग एरियाज जो है एकदम डिफाइन हो गए हैं, साथ में रहने को तैयार नहीं है, कह रहे हैं कि हमको अलग कर दो। ये कंडीशन पहुंच गई है आपस के झगड़े और नफरत की, और उस कंडीशन में इतने हथियार वहां उपलब्ध हो रहे हैं सबको। इन सब चीजों को लेके स्टेट कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, और बड़ी संख्या में जो हिंसा के शिकार लोग, किसी का बच्चा मारा गया, किसी का आदमी मारा गया, कोई औरत के साथ बलात्कार, वो सारे के सारे कैंपों में रह रहे हैं। एक पूरा स्टेट, एक तरह से समझिए एक बड़ी सी बड़ी जनसंख्या जाकर के कैंप में, राहत शिविरों में रहने की जरूरत उनको पड़ रही है, जहां उनके बच्चों को पूरा खाना भी नहीं मिल पा रहा हो। ऐसी कंडीशन में अगर एक स्टेट है तो ये भारत के लिए शर्म की बात नहीं, ये पूरे देश के लिए शर्म की बात है कि हमारा एक छोटा सा स्टेट, बहुत छोटा है यूपी की तुलना में, तो वो नहीं हैंडल हो रहा है। जहां से लोग चुनकर आए हैं वो संसद में खड़े होकर पूरे हालात वहां के बता रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री उस पर कोई जवाब नहीं देते। बात करने के लिए विपक्ष लगातार मांग करता रहा कि कम से कम मणिपुर पे चर्चा तो करिए, नहीं बात करने के लिए तैयार है। तो ये क्यों ना माना जाए कि जो कुछ हो रहा है उसमें आपकी सहमति है, उस हिंसा को आप नहीं रोकना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि इस तरह की चीजों को जो है शांतिपूर्वक और अच्छे अहिंसक तरीके से हैंडल किया जाए। आपकी सरकार की नीयत ही पे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आप लगातार लोगों की अनिच्छा से आपने एक व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बना के जबरन बैठा के रखा हुआ है, और लोग उसके खिलाफ हैं लगातार। और इस तरह की कंडीशंस और अलार्मिंग इसलिए हो जाती है कि मणिपुर का प्रभाव केवल मणिपुर में नहीं है, मणिपुर के अगल बगल के स्टेट्स में भी आप देखेंगे तो ऐसी तमाम घटनाएं हो रही हैं। 2 स्टेट्स की पुलिस वहां पे एक दूसरे पे फायरिंग करती है, ये घटना हुई थी पिछले जी। 1.5 हम आपका फिर आते हैं जागृति जी, जी। हम आपका तो फिर ये आते बहुत हैं, ही चिंताजनक हालात हैं। आपके पास हम फिर आते हैं, आप बने रहिए। हम चलते हैं डॉक्टर सलीम खान साहब के पास। सलीम खान साहब, देश की आंतरिक सुरक्षा तो सर्वोपरि है, सबसे टॉप पर आता है, ये हमारी प्रायोरिटी आती है, लेकिन उसका भी नहीं, देश की आंतरिक सुरक्षा हो, या क्या हम मणिपुर को हमारे प्रधानमंत्री जी अपने देश का अंग नहीं मानते हैं क्या? वहाँ डबल इंजन की सरकार है, उन्हीं का मुख्यमंत्री ये जो है वो तो इस्तीफा दे रहा था कि हमसे नहीं संभल रहा है, लेकिन उसको जबरदस्ती रोक दिया है। उनके विधायक के अपनी बात कहते हैं, उनके विधायकों पर उन्हीं के लोग, उन्हीं की पार्टी के लोग हमला कर देते हैं अगर वो कुछ बोलने की कोशिश करता वहां की हकीकत रखता है। तो क्या ये हम ये किस स्थिति में हम जा रहे हैं कि क्या उसकी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, या वहां की ये हिंसा आखिर कब तक कैसे रुक पाएगी? आप कैसे देखते हैं? शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने ये सवाल किया कि क्या हमारे प्रधानमंत्री मणिपुर को अपने देश का भाग हिस्सा समझते हैं या नहीं समझते। देखिए, प्रधानमंत्री मणिपुर को देश का हिस्सा समझते हैं, लेकिन उनके अंदर हिम्मत नहीं है, वो कायर है। वो ऐसी जगह पे जाना चाहते हैं जहां वो उल फूल भाषण दें और लोग तालियां बजाएं, और जहां उनके सामने कोई चैलेंज होता है वो नहीं जाते। और वो मणिपुर तो छोड़िए, उसके बाजू में मिजोरम में भी नहीं गए थे, वहां इलेक्शन होने वाला था, अपनी मीटिंग तय करके उन्होंने कैंसिल कर दी। जब वहां के
मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ स्टेज शेयर नहीं कर सकता, तो वो डर गए और उन्होंने कहा कि मेरे बदली जो है वो गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे। अमित शाह जी भी डर गए, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं जेपी नड्डा जाएंगे, और जेपी नड्डा जो है एक 5 स्टार होटल में एक मीटिंग करके वापस चले आए। तो ये इनकी बहादुरी है। इनके अंदर जो है वो कोई क्रिटिकल सिचुएशन में जा करके, किसी नाजुक सिचुएशन में जा करके उसका मुकाबला करने की जो है वो क्षमता नहीं। एक मर्तबा गृह मंत्री वहां गए थे मई में, जब हिंसा शुरू हुई 5 मई को, तो आखिरी में 25-29 के आसपास गृह मंत्री गए और उन्होंने कहा कि मैं जो है वो 15 दिन के बाद लौट के आऊंगा। 15 दिन के बजाय 15 महीने हो गए, लेकिन इस देश का गृह मंत्री जो है वो मणिपुर नहीं गया, इसलिए कि वहां उनकी ऊट पटांग बातों पर ताली बजाने वाला कोई नहीं। तो असल बात ये नहीं है कि ये लोग मणिपुर को भारत का हिस्सा जानते हैं या नहीं जानते, मानते हैं या नहीं मानते, बल्कि इनके अंदर जो है वो मुश्किल सिचुएशन को हैंडल करने की क्षमता नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री यूक्रेन जाते हैं जंग रुकवाने के लिए, लेकिन मणिपुर जाने की जो है वो जहमत नहीं करते, वहां जाने की तकलीफ नहीं उठाते। तो असल प्रॉब्लम ये है कि हमारे ये जो लोग हैं, आपको याद होगा अक्षरधाम पे जिस वक्त हमला हुआ था तो वो बिल्कुल मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के घर से रोड क्रॉस करने पे सामने था। जब तक कि पूरा मामला खत्म नहीं हुआ, सारे लोग गिरफ्तार नहीं हुए, सारे लोग मारे नहीं गए, उस वक्त तक जो है वो मुख्यमंत्री अपने घर से बाहर गेट तक भी नहीं आए। तो ये है मणिपुर का मसला। अभी हमारे साथी बता रहे थे कि वहां के कुछ लोगों ने, कुकी समुदाय के लोगों ने जो है वो राज्यपाल से ये कहा। सलीम साहब आपसे माफी चाहेंगे, अभी हमारे साथ जी जी वो मणिपुर से ज्ञानेश्वर जी जुड़ गए हैं और हम चाहेंगे कि अगर वो अपनी बात रख सकें तो अच्छा होगा। आप अनम्यूट करके आप बात रखिए ज्ञानेश्वर जी। हाँ कहिए प्रकाश, आवाज आ रहा है हमारा? जी हेलो जी आ रहा है बोले। आवाज आ रहा है क्या हमारा? आ रहा है। आप कहिए वहाँ के हालात क्या है, हमारे प्रधानमंत्री के बारे में, देश की सरकार के बारे में वहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं? अभी तो हालात की आप लोग समझ रहा है कि पिछले 15 महीना से मणिपुर के बारे में ये नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया पे चर्चा हो रहा है। अभी पिछले एक हफ्ता से और इसमें गंभीर रूप से इसको हमारा ये गोलमाल हो रहा है। इसमें क्या कहना है, ये मणिपुर का हालत ये पिछले साल का से शुरू हो गया। पिछले साल की जून महीना में ये हमारा यूनियन होम मिनिस्टर के ऑफिस ये एक्सटर्नल एग्रेशन है। अभी 3 महीना, ये 3 मई लास्ट ईयर का, पिछले साल का 3 मई से शुरू हो गया। शाम को लगभग 4:30 बजे इसका घटना शुरू हो गया। तुरंत ये भारत सरकार ये मणिपुर में धारा आर्टिकल 355 जारी रखा हुआ था। बाद में बोला कि ये जारी नहीं रखा। उसी रातों रात हर ये इंडिया का ये जवान, ये आर्म फोर्सेस, लगभग 60,000 ये आर्म फोर्सेस मणिपुर में स्थित हो गया। अभी मणिपुर में लगभग 55 से 60,000 ये आर्म फोर्सेस अभी मणिपुर में है। उसके ऊपर मणिपुर का IRB, MR, मणिपुर पुलिस सभी कुल मिला के अभी लगभग 1 लाख का आसपास आर्म फोर्सेस मणिपुर में अभी है। फिर भी ये कंफ्लिक्ट जो है
लोग बोले मैतेई और कुकी का ये बीच में कंफ्लिक्ट हो रहा है, ये अभी पिछले महीना से अभी रोका नहीं सकता। इसके पीछे कारण हमारा अभी पिछले 14-15 महीना से हम लोग देख रहे हैं। देखने के बाद हम ऐसा महसूस कि ये मैतेई और कुकी दोनों संप्रदाय के बीच में ये कंफ्लिक्ट नहीं है। ये कंफ्लिक्ट कोई और जानबूझ के इसको बना रहा है, क्योंकि देखिए रातों रात उसी दिन पिछले साल 3 महीना का रातों रात 4 बजे शाम को 4 बजे 3 महीने का 4 बजे ये शुरू हो गया एक रैली की बात। उस दिन रातों रात आर्टिकल 355 लागू हो रहा है। इंडियन आर्म फोर्सेस की एयर लिफ्टिंग शुरू हो गया था। अभी इनका स्टेट का मणिपुर राज्य का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमारा ये सिक्योरिटी एडवाइजर करके कुलदीप को रात भेज रहा था। अब तक उसी दिन से अब तक ये इनका ये सिक्योरिटी का ये पूरा जिम्मेदारी इनका कुलदीप सिंह के ऊपर में रखा। और इसमें जो कंबाइंड फोर्स जो है सेंट्रल फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, मणिपुर पुलिस, उसका यूनिफाइड कमांड हेड चीफ मिनिस्टर से उठा करके कुलदीप सिंह को दे दिया था। अभी उसके बावजूद ये हम लोग का ये मणिपुर का चीफ सेक्रेटरी अभी वो भी हमारा मणिपुर के नहीं है, जीपी जो मणिपुर ही है। ये सारे तमाम ये व्यवस्था होने के बाद पिछले 15 महीना से ये मणिपुर के हिस्सा रोक नहीं है, क्योंकि मणिपुर एकदम छोटा राज्य है। इनका आबादी लगभग 30 लाख का है। मणिपुर में अभी 1 लाख का लगभग आर्म फोर्सेस अभी लागू हो रहा है। मतलब मान लीजिए 30 लाख का आबादी के बीच में जो 1 लाख का ये आर्म फोर्सेस है, मान लीजिए मतलब हर 30 जन पास एक आर्म फोर्सेस अभी मिल चुका है। फिर भी क्यों नहीं इसको ये रोक नहीं पाया ये सरकार, ये मांग, ये इसका घटना, ये अभी रोकने के बदले वो लोग अभी मणिपुर में हर दिन इसको आ रहा है। वो पहाड़ी इलाका में जो कुकी का जो इलाका है उसमें कुकी मिलिटेंट बोलेगा या टेररिस्ट बोलेगा, क्या आम नागरिक बोलेगा, खुले आम बंदूक पकड़ के घूम रहा है। इसमें इंडियन आर्मी नहीं रोका है। मणिपुर का वैली जो मैतेई में जो रहा, यहाँ में भी विलेज वॉलंटियर फोर्स के नाम पे कोई और नाम पे बोल के ये हथियार पकड़ के घूम रहा है। इसमें मणिपुर पुलिस रोक नहीं पा रहा है, आर्म फोर्सेस रोक नहीं पा रहा है। उसके ऊपर आप लोग सभी पता है मणिपुर का आम खजाना जो है, मणिपुर आर्म फोर्सेस का खजाना से बहुत भारी मात्रा से ये बंदूक या हथियार क्या कुछ ये लूट हो रहा था। ये दोनों कुकी का एरिया में भी होता है, मैतेई का एरिया में भी होता है। ये हो सकता है क्या, कैसे ये इतना भारी मात्रा से 5,000 6,000 ये आम लूटने के बाद अभी तक सरकारी इसको रिकवर नहीं कर रहा, रिकवर नहीं सकता है। और ये रोकने के बावजूद अभी दिन भर दिन बढ़ते जा रहा है। सब देखने के बाद जो इंडियन आर्मी जो जितना है 1,000 के मात्रा में रहा और मणिपुर फोर्सेस 40 हजार का ये कुल मिला के 1,000 होने के बावजूद अभी तक नहीं रोक नहीं पाया। वो सब देखने के बाद हमारा मन में अभी सवाल निकलने आ रहा है कि ये मैतेई ये लोकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, मणिपुर का अंदर का दोनों संप्रदाय के कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये जरूर इंटरनेशनल जियो पॉलिटिकल इशू हमसे लगने लगा। इसमें अब तक प्राइम मिनिस्टर का जो साइलेंस
और होम मिनिस्टर का इतना आया, इसके बाद में दोबारा नहीं आया। ये मणिपुर का चीफ मिनिस्टर जो है इतना उल्टा पुल्टा सवाल बोलते रहा, अभी तक तो ये डेफिनेटली ये एकदम एक्शन ओरिएंटेड कोई कदम अभी तक नहीं उठ पा रहा, नहीं देखा है हमने। देखने के बाद हम अभी मणिपुर के जनता हम अभी टीवी में ये आपका वेबिनार में या आपका डिस्कशन में अभी है, कुछ मिनट बाद या आपने ट्राई किया था, अभी नेटवर्क अभी बंद हो गया था, फिर अभी चालू हो गया। हमारा कल से लेकर के इम्फाल का जो हर जगह पे, हर डिस्ट्रिक्ट पे दिल्ली का अभी ये रायोट या एजिटेशन चल रहा है। अभी भी हर जगह पे अभी भी हजारों संख्या पे ये छात्र लोग, औरत लोग रास्ता में उतर रहा है, बंदूक चल रहा है, टीयर गैस चल रहा है। अभी भी कई जगह पे अभी ये हमारा घर में भी अभी इसका बंदूक का आवाज आ रहा है। अभी ये रिलीफ कैंपों पे जो 7,000 लोग अभी एक साल के ऊपर ये गुजर रहा है, इसका स्टोरी है। वही तो तकलीफ तो पिछले ये अगले एक साल से लोग को तकलीफ उठा के आ रहा है। अभी भी मणिपुर का एक जनता, कोई मैतेई हो, कोई नागा हो, कोई कुकी हो, हर एक जनता मणिपुर का अभी टेंशन में रहा है, कब क्या होगा पता नहीं। उसका बीच आप लोगों को काफी सुना होगा, ये पिछले एक हफ्ता के अंदर पे ये ड्रोन पे बम ले आकर के अटैक हो रहा है। ये मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर, ये कितना, ये 500 किलोमीटर दूरी उसमें मिसाइल यूज कर रहा है। कहाँ से आया ये मिसाइल? ये वो जगह जो है इसको फायरिंग होता है, वहां में इंडियन फोर्सेस वहां में भी है। इंडियन फोर्सेस होते हुए भी ये मिसाइल, ये ड्रोन बॉम्बिंग कैसे होता है? हमारा मणिपुर ऐसा, यूपी, राजस्थान कैसा ऐसा बड़ा जगह नहीं है, हम आसानी से पता चल सकता है कहाँ का कौन होता है। ये खुले आम से बंकर बना रहा है हिल पे, और वैली पे इसको ये गोलीबारी वहां से शुरू होता है। पिछले 15-16 महीना में इसको क्यों नहीं रोका है इंडियन आर्म फोर्सेस? 60,000 इंडियन आर्मी, 40,000 स्टेट पुलिस फोर्सेस, क्यों नहीं रोक पाया? मणिपुर सरकार अभी तक एक्शन ओरिएंटेड काम, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर अभी तक ये एकदम ये मजबूती बात क्यों नहीं रखा? इसलिए हमारा मन में अभी आ रहा है कि ये मैतेई कुकी का लड़ाई नहीं है, ये इंटरनेशनल इशू है। हमारा नेशनल सिक्योरिटी में थ्रेट हो रहा है।